बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। नाजरीन, सदाए रमज़ान की खुसूसी ट्रांसमिशन में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूँ उज़ैर मलिक और मेरे साथ मौजूद हैं जन्नत जमशेद। नाजरीन, आज 24 रमज़ान मुबारक है। रहमतों, बरकतों और मग़फ़िरत वाले इस महीने के अब कुछ ही रोज़ बाकी हैं। इसी दुआ के साथ रमज़ान की ट्रांसमिशन का आगाज़ करते हैं कि अल्लाह ताला हमारी इस काविश को अपनी बारगाह में शर्फ़ कबूलियत अता फरमाए और हम सब के इल्म में, अमल में, रिस्क में और उम्र में बरकत अता फरमाए। आमीन। नाज़रीन, औलाद अल्लाह की एक बड़ी नेमत भी है और वालिदैन के लिए आजमाइश भी। औलाद की सही तरबियत करना, उन्हें दुरुस्त और गलत का शऊर देना, नेक और सौले इंसान बनाना सिर्फ एक मौशरती ज़रूरत नहीं है बल्कि ये दीनी फरीज़ा भी है। इसलिए कुरान पाक में भी औलाद की तरबियत पर बार बार जोर दिया गया है। सूरतुल तहरीम में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, ए ईमान वालो, अपने आप को और अपने घर वालों को उस आग से बचाओ जिसका ईंधन इंसान और पत्थर है। वालिदैन की सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये है कि वो अपनी औलाद को दीनी और इखलाकी तरबियत देकर उन्हें नेकी के रास्ते पर चलने वाला इंसान बनाएं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हमें यही दर्स दिया है। आपका फरमान है, कोई वालिद अपनी औलाद को अच्छे अखलाक से बेहतर कोई चीज़ नहीं देता। वालिदैन के लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि अच्छी तरबियत का आगाज़ घर से ही होता है। बच्चे वही सीखते हैं जो अपने वालिदैन को करता हुआ देखते हैं। अगर हम खुद सच बोलें, सब्र करें, ईमानदारी अपनाएं, अल्लाह का शुक्र अदा करें, दूसरों के साथ नरमी और मोहब्बत का रवैया रखें तो हमारे बच्चे भी वही सीखेंगे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वालिदैन अपने बच्चों को दुनिया के हर शोबे में कामयाब देखना चाहते हैं, लेकिन क्या महज दुनियावी कामयाबी ही काफ़ी है? क्या सिर्फ अच्छी तालीम दिलवाना या जदीद सहूलियात फराहम करना ही एक बेहतरीन वालिद होने की अलामत है? क्या हमने कभी सोचा कि हम अपने बच्चों को कितना वक्त देते हैं, हम उन्हें कितना सुनते समझते हैं, हम उन्हें कितनी अच्छी बेहतर आदत सिखा रहे हैं और सबसे बढ़कर हम खुद उनके लिए एक अमली नमूना हैं, रोल मॉडल हैं भी या नहीं? इस्लामी तालीमात की रोशनी में औलाद की बेहतरीन तरबियत कैसे मुमकिन है, इस मौजू पर तफसील से समझने और इसके मुख्तलिफ पहलुओं पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ इस वक्त स्टूडियोज में मौजूद हैं मज़हबी स्कॉलर जनाब महमूद चिश्ती साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। अच्छा सर, जैसा कि आज का हमारा टॉपिक है औलाद की तरबियत, और कहा जाता है कि जो वालिद होते हैं वो अपने बच्चे का पहला उस्ताद होता है और वो अपने बच्चे को सिखाता है। और जैसा कि इंट्रो में हमने कहा कि बच्चे जो करता देखते हैं वही सीखते हैं। इस्लाम वालिद जो तरबियत के हवाले से क्या कहता है कि वालिदैन को किस तरह तरबियत करनी चाहिए? जी, बहुत खूबसूरत मौजू आपने चुना। अस्र हाज़िर में इसकी ज़रूरत भी है क्योंकि सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा हो चुका है और बच्चों का जो है वो स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है। लेकिन मैं इस बहुत ही खूबसूरत टॉपिक को इस हदीस मुबारका से शुरू करना चाहता हूँ कि एक है ज़िंदगी, एक उससे भी आगे का मामला है। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, इंसान जब मर जाता है ना तो उसके अमाल का सिलसिला बंद हो जाता है और 3 चीज़ें बाकी रहती। एक साले औलाद, दूसरा सदक़ाए जारिया और तीसरा इल्म नाफे। जो पहली चीज़ है ना, औलाद साले, वो अगर उसकी तरबियत की हुई होगी तो इंसान के मरने के बाद भी उसकी कब्र के अंदर भी उसके लिए फ़ायदा मंद साबित होती है। अगर अच्छी तरबियत की हुई होगी तो दुनिया के अंदर जो है वो वालिद या उसके कुफ या उसकी जद और नस्ल का जो है वो बेहतर नाम पैदा करती है। लेकिन जब तरबियत की बात आती है तो हमारे यहाँ सिर्फ बेटों की तरबियत की बात होती है। हमारे यहाँ सिर्फ बेटों को तवज्जो दी जाती है, हमारे यहाँ सिर्फ बेटों को अहमियत दी जाती है। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, अल्लाह से डरो। या रसूलल्लाह, क्यों? फरमाया, अपनी औलाद के अंदर अदल कायम करो। ऐसा नहीं है कि अगर तालीम देनी है तो बेटे के लिए चांसेस हैं तो बेटे के लिए, और बेटी की कोई हैसियत ही नहीं है, बेटी के लिए कोई तालीम तरबियत का कोई जरिया ही नहीं है। ऐसा इस्लाम में, दीन में अल्लाह के नबी ने कभी भी कोई ऐसा दर्स नहीं दिया। बल्कि इससे भी आगे की मैं बात करना चाहूँगा कि अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कि जिसकी 2 बेटियाँ, अब जरा समझने वाली बात है, हम यहाँ इस चीज़ को ना शादी की तरफ ले जाते हैं कि जिसकी 2 बेटियाँ, उसने उसकी तरबियत की, उनकी तरबियत की और फिर अच्छी तरबियत करने के बाद उनको जो है रिश्ता इज़्दवाज में मुंसलिक कर दिया, तो वो क़यामत वाले दिन हशर के मैदान में मेरे साथ ऐसे दाखिल होगा, इसकी पिछली तरफ भी मैं आऊँगा, 2 उंगलियां खड़ी करके अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, उसका कंधा मेरे कंधे के साथ ऐसे होगा। लेकिन इसकी पीछे वाली बात को समझने की जरूरत है। ये था फजीलत कि वो शख्स, उस शख्स का कंधा मेरे कंधे के साथ ऐसे होगा जैसे ये 2 उंगलियां हैं, वो मेरे साथ ऐसे मैदान हशर में दाखिल होगा।
लेकिन हमारे यहाँ जब तरबियत की बात की जाती है तो ये सोचा जाता है कि जी तरबियत का मतलब सिर्फ जो है ना वो किचन, घरदारी, सिलाई कढ़ाई, नहीं नहीं नहीं। जब बेटी की तरबियत की बात आती है तो सबसे पहले एजुकेशन होती है, तालीम होती है, जिसमें इखलाकियात हैं, जिसमें रिश्तों का तकद्दुस बताया जाता है, जिसमें घर का जो है घरदारी वो बताई जाती है। और उससे भी आगे वाली बात, लोग कहते हैं बेटा घर की असास होता है। मेरा नजरिया, पता नहीं लोग किस नजरिए से देखें, मेरा नजरिया ये है कि बेटी घर की असास होती है। जब इस घर से आगे वाले घर में आपकी बेटी जाती है तो एक जो है ना वो आपके घर की तरबियत का एक नमूना लेके जाती है। पता चलता है कि इस घर के अंदर रहन सहन कैसा था, इस घर के बासियों का इखलाकी अक़दार कैसी थी, इस घर के बासियों की जो है वो मुआशरत कैसी थी, कि उन्होंने क्या तरबियत दी। लेकिन यहाँ पर बेटे के ऊपर भी वही फ़राइज़ कि जब तरबियत बेटी की अच्छी करनी है, तालीम उसे देनी है, तो बेटे को भी सिखाना पड़ता है। बच्चों की तरबियत में वालिदैन का सबसे पहला फ़र्ज़ क्या है? क्या सिर्फ अच्छी तालीम दिलवाना काफ़ी है, या वालिदैन को अमली तौर पर भी करने की ज़रूरत है? फिर आ जाता है दीनी तालीम, दुनियावी तालीम, और फिर हम तरबियत के एतबार से भी देखें। यहाँ पे एक छोटा सा मैं आपसे गुजारिश करूंगा, जब भी आप तालीम की बात करते हैं ना जी, तो दुनिया को दीन से अलग मत किया। उसकी वजह कि जब अल्लाह के नबी से पूछा गया कि या रसूलल्लाह कोई मुझे जामे दुआ बता दीजिए, जी, तो अल्लाह के नबी ने कौन सी दुआ फरमाई? रब्बना आतिना फिद दुनिया, पहले दुनिया की बात की, फिद दुनिया हसनतुन व फिल आखिरा। हमें दीन और दुनिया को तवाजुन के साथ लेके चलना है। अल्लाह के नबी ने तिजारत भी की है, इबादत भी की है। अल्लाह के नबी ने जो है वो अपने सहाबा को जो सवाल, इसलिए अलग अलग जरा ये सवाल में मैंने ये नुक्ता रखा है ताकि समझने वालों को आसानी हो। जी जी जी। तो अल्लाह के नबी ने सहाबा को जो है उस वक़्त के अंदर जो है वो हिब्रू लैंग्वेज सीखने के लिए भेजा, जो यहूदियों की ज़ुबान थी। भाई उस वक़्त की जदीद तालीम वो थी ना, क्योंकि उस वक़्त इल्म इरफान ज़्यादा मुसलमानों से ज़्यादा यहूदियों में था। तो दूसरे उलूम हासिल करना, और फिर अल्लाह खालिक कायनात ने कुरान मजीद बुरहान रशीद के अंदर जो है वो किस्सा आदम और इब्लीस के अंदर फरमाया, अल्लामा आदमुल अस्मा, अल्लाह ने आदम को अस्मा का इल्म दिया। भाई अस्मा का इल्म क्या है? नामों का इल्म। जब तक किसी चीज का नाम रखा नहीं जा सकता जब तक कि उसकी खसूसियत का इल्म ना हो, और खसूसियत का इल्म जो है वो प्रॉपर्टीज से पता चलता है। इट इज काइंड ऑफ केमिस्ट्री। तो इसलिए अल्लाह ने इल्म के दरवाजे जो हैं वो आलमी अरवा से खोल दिए हैं। तो इसलिए जरूरी नहीं है कि हम सिर्फ जब कोई मजहबी स्कॉलर या मजहबी बंदा आ जाए तो हम सिर्फ दीन की बात करें। आप ये कहें कि हमें जो है वो खुले पैरामीटर्स के अंदर आप बताइए कि इसकी शरई हैसियत क्या है और दीन और दुनिया को तवाज़ुन के साथ कैसे लेके चलना चाहिए। इसलिए हमने अपनी आने वाली नस्ल को, इस्लाम को, दीन को जो है अगर इसका झंडा बुलंद करना है, अपनी आखिरत को आगे लेके चलना है, तो हमें कुरान भी सिखाना पड़ेगा, हमें हदीस का इल्म भी देना पड़ेगा, हमें शरा, फिका और इखलाकियात का इल्म भी देना पड़ेगा। और ये नहीं कि आप सिर्फ एक ही साइड पे लगा दे, दोनों चीजों को तवाज़ुन के साथ, बैलेंस के साथ लेके चलें। तवाज़ुन जरूरी है, क्योंकि इल्म की कोई डेफिनेशन नहीं है। हाँ, अच्छा, हम तरबियत की बात कर रहे हैं। अगर हम वेस्ट की बात करें तो वहाँ पर तो बच्चों को इतनी सख्ती नहीं की जाती, ना मारा पीटा जाता, जो कि अच्छी बात है। लेकिन अगर हम अपने कल्चर की बात करें तो पहले बहुत कॉमन होता था, हमें खुद बचपन में मारे पड़ी हुई हैं, डांट पड़ती थी, सख्ती होती थी। इस्लाम इस हवाले से क्या कहता है कि तरबियत के लिए सख्ती कितनी बल्कि ज़रूरी है? मदारस में जब बच्चों को भेजा जाता तो ये कहा जाता था गोश्त आपका, हड्डियां हमारी। ये हमारी इस तरह की फरसूदा बातें हम सुनते आए। जी जी जी, अभी भी ऐसा ही है। मदारस के अंदर बच्चों पर टॉर्चर होना, स्कूल के अंदर टॉर्चर होना, घरों के अंदर बच्चों को जो है वो टॉर्चर करना, मारना, हत्ता के जिस्मानी टॉर्चर के अलावा नफ्सियाती टॉर्चर करना। इस्लाम इस चीज़ की कतन भी इजाज़त नहीं देता। देखें, कायनात के सबसे बड़े मुअल्लिम अल्लाह के नबी रसूल करीम रऊफुर रहीम दुर्र यतीम, आपने सवालात सहाबा को ट्रेन किया सुफ़ा के चबूतरे पे। किसी एक सहाबी के साथ भी अल्लाह ने कोई ऐसा जुमला नहीं बोला। आपके पास बच्चे भी आते थे, वो भी तरबियत लेते थे। आपके पास जो है वो उम्मत की बेटियां भी आती थी, वो भी तरबियत लेती थी। कोई मार का ऐसा कोई तस्वुर मौजूद नहीं है। और हाँ, एक हदीस अक्सर सुनाई जाती है, ये चीज़ मैं क्लियर करता चलूँ। एक हदीस अक्सर सुनाई जाती है कि जी बच्चा जब बड़ा हो जाए तो उसको नमाज का हुक्म दिया जाए, वो ना पढ़े तो फिर वो जब जो है 14 साल का हो जाए तो उसको मार के। उस मार का मतलब ये नहीं है कि ऐसी मार जिससे जिस्म पर निशान पड़े, एक एहसास दिलाना है। अल्लाह के नबी ने तो ये यहाँ तक इरशाद फरमाया कि जब तुम जानवरों को सुधारते हो तो उनके भी चेहरों पे ना मारा करो, क्योंकि अल्लाह ने इन चेहरों को अपने हाथ से तख्लीक फरमाया। तो फिर सोचना चाहिए कि जब हम तरबियत करते हैं तो आपका इखलाक कितना बुलंद है। देखिए, तरबियत के दौरान कोई बेबस बच्चा, बेबस शख्स आपके सामने बैठा हुआ है ना, तो अगर आपका इखलाक बुलंद है तो आपके लहजे को, आपके किरदार को और आपकी जो है वो आइडियल आइडियलाइज करेगा तो वो खुद ब खुद वैसे ढलता जाएगा। अच्छा, ये भी जरा बताइएगा कि बाज़ हम देखते हैं वालिदैन जो हैं वो बच्चों की हर ख्वाहिश को पूरी करते हैं, ज़ुबान से निकलता है तो बस फौरी तौर पे हासिल कर देते हैं चीज़,
बात बहुत ज्यादा रोक टोक करते हैं छोटी छोटी बातों में भी, तो दोनों रवैयों में से सही तरीका कौन सा है? देखिए ख्वाहिशात की जहाँ तक बात है ना, बच्चे थोड़े बड़ों की ख्वाहिशात के मतलब, बल्कि जो इंसान अपने आप को बहुत ज़्यादा अक्ल फ़हम शऊर व इदराक वाले समझते हैं ना, उनके मतलब भी अल्लाह ने कुरान मजीद कुरान रशीद में इरशाद फरमाया, आफ़राइता मानी ताख़ज़ा इलाहहु हवा, क्या तूने ऐसे शख्स को देखा है जिसने अपनी ख्वाहिशात को अपना इलाह बना रखा है, अपना माबूद बना रखा है, फिर वो उनके पीछे पीछे चलता है और अक्ल से दलीलें लेता है, ख्वाहिश के लिए अक्ल से दलील लेता है। और यहाँ पे कुरान के साथ में थोड़ा सा रीडिंग यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर स्पेंगलर की बात करना चाहूँगा। उसने कहा था कि अक्ल जो है ना वो ख्वाहिशात की लौंडी है। ख्वाहिशों को जब आप खुला छोड़ते हैं और उसको खुद से जवाज देते हैं ना, तो फिर भी आप गुमराही की तरफ चलते हैं। तो कुरान ने 1400 साल पहले हमें वही की सूरत में ये बता दिया कि ख्वाहिशें सारी पूरी करना ये मोहब्बत नहीं होती। ज़िंदगी में ऐसे औकात भी आ जाते हैं, ऐसे वक्त भी आ जाते हैं कि जब ख्वाहिशें पूरी करने के मामले में वालिदैन भी बेबस हो जाते हैं, तो तब सब्र करने की तलकीन ये करना भी वालिदैन का हक है। तब बच्चों को अपनी ख्वाहिश के ऊपर कंट्रोल करने का हक देना, कंट्रोल करने की तरबियत देना, ये भी वालिदैन की ड्यूटी है। और बच्चों को जो है वो गुस्सा, जब ख्वाहिश पूरी नहीं होती तो इंसान की नफ्सियाती कैफियत कुछ अलग हो जाती है। तो उसके अंदर कभी गुस्सा आता है, कभी इंसान एंजाइटी में चला जाता है, कभी चिड़चिड़ापन आ जाता है। तो वो तब नजर आती है तरबियत, ये कैसी तरबियत की है, वालिदैन ने अपनी औलाद को किस सांचे से गुजार के इस मकाम तक पहुंचाया है। देखें, मैं पता क्या समझता हूँ, मैं समझता हूँ कि जो औलाद होती है ना, वो वालिदैन की बेहतरीन प्रोडक्ट होती है। उससे पता चलता है कि इन वालिदैन, ये जो वालिदैन है ना, ये किस किस्म की प्रोडक्ट बना सकते हैं। अक्सर मैं ये कहता हूँ, आप अपने बच्चों को देख के सोचा करें कि मैंने कैसी प्रोडक्ट तैयार की है, ये माशरे में कैसा चलेगी, लोगों के साथ मामलात कैसे करेगी, इखलाकियात के मामलात कैसे करेगी। बल्कि मैं रिसेंटली मैं आपको एक वाक़या सुनाता हूँ। मैं ना एक बहुत बड़े शख्सियत, वो फौत हो गए, उनके जनाजे पे गया, तो उनका बेटा मेरे साथ लिपट के रोने लग गया। मैंने कहा बेटा कोई बात नहीं, सब्र करो। कहने लगा सर, मेरे वालिद ने मुझे बहुत बड़ी, मैं उस यूनिवर्सिटी का भी नाम वहाँ से पढ़ाया, लेकिन मेरे वालिद ने मुझे गाड़ियाँ तक दी जो कि ब्रांडेड, बहुत बड़ी बड़ी अच्छी वाली गाड़ी, लेकिन मेरे वालिद ने मुझे इस काबिल नहीं किया कि आज वो मर गए हैं और मैं उनके पीछे जनाजा पढ़ सकूं। लोगों ने तो जनाजा पढ़ा है, मेरे बाप ने मुझे बैंकिंग, बिजनेस सब कुछ सिखाया, ये नहीं बताया कि बेटा अगर मैं मर जाऊं तो मेरे पीछे दुआ कैसे करें। तो ये भी ज़रूरी है कि जब हम मर जाएं तो इतना तो सिखा दें अपने बच्चों को कि हमारे पीछे दुआ कैसे करनी है। और तरबियत का खासा पता क्या, आप ये सही कह रहे हैं कि कम से कम इतना सिखा दें, लेकिन होना ये चाहिए कि कम से कम वो ज्यादा से ज्यादा, बल्कि वो खुद जनाजा पढ़ा सके अपने किसी भी अजीज रिश्तेदार है ना। देखें, हमने ना, ये हमारे माशरे का अलमिया है, हमने सारे मजहबी काम मौलवियों पे छोड़ दिए। हाँ जी, खुद बरी जिम्मा है। ठीक है, सारे काम, जनाजे मौलवियों पे, निकाह मौलवियों के लिए, ठीक है, रहनुमाई मौलवियों के लिए, शबीने मौलवियों के लिए। कोई और निकाह पढ़वा दे तो जनाब वो फौरी कंट्रोवर्सी शुरू हो जाती है, किसने क्यों निकाह पढ़वाया, ये तो एक्टर है, ये किस तरह पढ़ा सकता है। इसको से भी आगे वाली बात बताने लगा। देखिए, मेरा बिजनेस है, अब हालत रोजा में बैठे हैं तो बात ठीक करें, हमारा बिजनेस है इस्तिखारा। देखें, पाकिस्तान का रिसर्च स्कॉलर हूँ जादू अमलियात इल्मियात के मतलब, हम इस्तिखारा भी मौलवियों आमिलों से क्यों करवाते हैं? भाई, मुझे 200 पाउंड दे के इस्तिखारा करवाने की कोई जरूरत नहीं है, आप खुद इस्तिखारा करें। हाँ। आपके लिए दीन ये है, दीन ये कहता है खुद इस्तिखारा करो, खुद सीखें। मुफ्ती साहब, अब ये देखें ना, बात हो रही है कि इस तरह की लोगों की, तो फिर अब आपने ये भी देखा होगा कि पिछले दिनों एक बड़ा चला था कि जनाब आप मीटर पे 2 बार दिन में रख के जमजम पढ़ें और आपका जो है वो बिल बहुत कम आएगा, आपका मीटर स्लो चलना शुरू। ये इस तरह की बातें क्या दुरुस्त हैं? इस तरह के कोई अमल है? देखें, अमलियात में बड़ा कुछ होता है, लेकिन इस तरह की जो है ना लगव चीजें नहीं हैं। देखें, लगव चीजें, लगव, देखें, अगर इतना ही ये रूहानियात के ऐसे मामलात होते ना, हाँ जी, तो अल्लाह के नबी जंग खंदक के अंदर खुद वो बेलचा उठा के खंदक खोदते हुए मुझे नजर ना आते। मुझे खंदक के मैदान के अंदर खंदक खोदते हुए नजर ना आते। बेहतरीन मिसाल। तो बात ये है कि वज़ाइफ, अमलियात, आमाल ये एक हद तक असरअंदाज होते हैं, लेकिन जब आप कोशिश करते हैं मादी चीज़ों पर असरअंदाज होने की, देखें, इस्लाम का दूसरे मज़हब से मजाक ना बनो। ऐसी बात, देखें, आपका अपना जाती, ये ना तो ये किसी मुफ्ती साहब का जाती फेल हो सकता है कि जी मीटर पे ये फिर आया कहाँ से? ये मन घड़त है। मन घड़त, देखें, वज़ाइफ में 70% चीज़ें मन घड़त हैं। अल्लाह के नबी ने कितने वजीफे बताए? चलें आप मुझे बता दें। अल्लाह के नबी ने गिनी चुनी दुआएं बताई, उसके बाद सहाबा इकराम और ताबईन तक, बस। उसके बाद है जाती मुशाहदात, जाती जो हैं वो तजर्बात। फला
मुफ्ती साहब ने, फला मुफस्सर ने ये कह दिया, फला आमिल ने ये बड़ी कह आपने ये खूबसूरत बात की है कि ये लख बातें हैं और इससे आप इस्लाम का मजाक उड़वा रहे होते हैं, इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। बहुत शुक्रिया आपकी आमद का। और इसके साथ ही प्रोग्राम में वक्त हो गया ब्रेक का, लेकिन अब आप देख सकेंगे हमारा सेगमेंट इफ्तार पकवान। देखते रहिए सदाए रमज़ान। अस्सलामुअलैकुम। सुनो रमज़ान ट्रांसमिशन की इफ्तार पकवान में आपको खुशामदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, आपका रोज़ा बेहतरीन गुजर रहा होगा। हम सुनो किचन में मौजूद हैं जहाँ पे हमारे साथ डिफरेंट ब्रांड्स ने ताउन किया है, जिसमें डालडा है, सबरोसो है, 7 अप मिक्सेस है, सर्फ एक्सेल है, टपाल दानेदार भी है। और अफ्तारी के बाद बहुत सारे जब बर्तन हो जाते हैं तो विम भी हमारे साथ है। आप विम के थ्रू अपने बहुत सारे बर्तनों की चिकनाई को दूर कर सकते हैं और स्पेशल किस्म की जो स्मेल आती है वो भी हट जाती है। और मैं लाइफ बॉय से अब अच्छे तरीके से हाथ धोने वाली हूँ, क्योंकि हमने किचन में जाना है और आपके लिए बेहतरीन किस्म की आज के दिन अफ्तारी बनानी है, और ताकि आप भी उसको सीख सकें और अपने घर में ट्राई कर सकें। आज किचन में बनने क्या वाला है, इसके लिए मैं अपनी शेफ़ को दावत देना चाहूँगी किचन में, ताकि आके वो हमें बताएं कि आज वो स्पेशली क्या बना रही हैं। और अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? ज़बरदस्त, आप सुनाएं कैसी हैं? बिल्कुल ठीक। आप देख रही होंगी कि आज ज़्यादा सारी चीज़ें पड़ी है, हाँ, ज़्यादा काम होगा, ज़्यादा काम होगा, ज़्यादा ऐसे कुछ चीज़ें लग हैं रहा है। और ज़्यादा ही काम होगा आज भी। हो आज ज़्यादा देखिए, कभी कभी किचन में थोड़ा ज़्यादा भी काम करना है। ऐसा बेसिकली भी आज हम एक डिनर प्रिपेयर कर रहे हैं और उस डिनर है। के लिए जो है रेसिपी जो आज हमने डिसाइड की है वो जो हमने हनी सेसमी चिकन बना रहे हैं, साथ में जो है गार्लिक फ्राइड राइस बनेंगे। आप उसके साथ बेशक एग फ्राइड राइस में भी उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। टोटली अप टू यू, आपको जैसे अच्छा लगता है आप उसी तरीके से अकॉर्डिंग टू अपने फ्लेवर उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। या ये जो हनी सेसमी चिकन है, आप इसको जो है अकेला भी इंजॉय कर सकते हैं। ठीक है। ज़रूरी नहीं कि आपको उसके साथ कोई राइस या कुछ ब्रेड वगैरह चाहिए हो, तो आप इसको अकेले भी इंजॉय कर सकते हैं। इसकी बहुत ही सिंपल रेसिपी है, जल्दी से पकने वाली ये रेसिपी है। और हम इसके अंदर यूज़ कर रहे हैं सबरोसो का चिकन थाई, और इसको जो है मैंने क्यूब्स कट कर लिया है। बिल्कुल छोटे साइज़ के, मेरे मतलब नॉर्मल इतने साइज़ का जो है क्यूब वो कट किया है। अब जब आप इसकी चिकन की कटिंग करेंगे तो उसके बाद आप कुछ भी इसके अंदर ऐड करेंगे वेजिटेबल्स में, तो वो क्यूब कट में ही जाएगा। अगर आप इसको स्ट्रिप कटिंग में कट करेंगे तो उसको स्ट्रिप कटिंग में ही आपको वेजिटेबल्स को ऐड करना है। चाइनीज़ जो कुजीन होती है उसको रूल कुछ होते हैं, उसको आपको फॉलो करना पड़ता है। बिल्कुल ठीक है। तो एक जैसी कटिंग हो तो एक Yes. डिश भी अच्छी लगती है, असेंबलिंग में भी अच्छा लगता है, प्रेजेंटेशन में भी वो सब कटिंग एक तरह से रूनुमा हो रही होती है, तो बहुत ही अच्छा प्रेजेंटेशन हो जाता है। एग्जैक्टली तो प्रेजेंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वो बहुत अच्छा आपको जो है ना वो लगता है। इस तरफ जो है आप डालडा कुकिंग ऑयल डालेंगी, और डालडा कुकिंग ऑयल में हम सबसे पहले करेंगे अपने चिकन को फ्राई। और चिकन को फ्राई करने से पहले हमें चाहिए बेसिकली चिकन की मैरिनेशन। देखिएगा। इसको हाफ कर दें आप। तो नाज़रीन, मैं डाल रही हूँ डालडा का कुकिंग ऑयल। जैसे कि आप जानते हैं, जहाँ ममता वहाँ डालडा, और डालडा और माओ का रिश्ता और साथ जो है 80 साल पुराना है। ना बदले ज़माना, ना बदला डालडा। बिल्कुल। अब डालडा तो यहाँ पे डल गया है, कुकिंग ऑयल हमारा, और यहाँ पे मैंने ऐड किया है वाइट पेपर। इसके साथ मैं ऐड करूँगी थोड़ा सा सॉल्ट टू टेस्ट, क्योंकि हम इसके अंदर थोड़ा सा चिकन पाउडर भी ऐड करेंगे तो उसमें भी जो है वो सॉल्ट कंटेंट काफ़ी ज़्यादा होता है। तो इसके अंदर चला गया थोड़ा सा चिकन पाउडर। साथ में मैं इसके अंदर ऐड करूँगी 1 अदद एग। अगर हमें और की ज़रूरत पड़ेगी तो फिर हम उसमें और ऐड कर लेंगे। तो अभी इसके अंदर जाएगा पहले 1 एग। आप इसके अंदर सिर्फ एग वाइट्स भी डाल सकते हैं टू मेक इट मोर क्रिस्पियर, तो आप इसको ज़्यादा क्रिस्पी भी कर सकते हैं। और साथ में अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी मैदा। तकरीबन हम इसके अंदर ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून और थोड़ा सा और उसके अलावा हम इसमें ऐड करेंगे कॉर्नफ्लावर। कॉर्नफ्लावर बेसिकली इसको क्या करेगा, इसको बहुत अच्छा सा जो है एक क्रिस्प देगा। बिल्कुल। अगर आप इसके अंदर भी थोड़ा सा डालडा कुकिंग ऑयल ऐड कर दें, डालडा कुकिंग ऑयल इसके अंदर थोड़ा सा ऐड कर दें। हाँ जी, तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून हम इसके अंदर डालडा कुकिंग ऑयल जो है वो ऐड कर देंगे। बस, थैंक यू। अब हम करेंगे इसकी अच्छी तरीके से मिक्सिंग। अच्छा हाँ, एक चीज़ रह गई, वो है जी ब्लैक पेपर। थोड़ी सी वाइट पेपर हमने ऐड की है, ब्लैक पेपर जस्ट टू गिव अस लिटिल टेस्ट उसके अंदर आ जाए चिकन के अंदर, इतना ही हम ऐड करेंगे। और अब अच्छी तरह से इसको करेंगे मिक्स, और हमने इसकी एक ड्राई कोटिंग टाइप की बना देनी है। और फिर हम इसको करेंगे अपने डालडा कुकिंग ऑयल के अंदर फ्राई, और ये हो जाएगा हमारा एक प्रोसीजर रेडी। मतलब कि हमारी चिकन की कोटिंग जो है वो रेडी हो जाएगी। फिर इसके बाद ये चिकन फ्राई होगा, तो मीनवाइल हम अपने राइस कुक कर लेंगे। जितनी देर में हमारे राइस कुक होंगे उसके बाद हम जो है सॉस रेडी कर देंगे।
तो हमारा हनी सेसमी चिकन जो है वो भी रेडी हो जाएगा। और प्रॉपर हमारा जो- मील है, ये डिनर है, या आप अफ्तारी के बाद अपने फैमिली के साथ एंजॉय कर सकते हैं। और वैसे भी ये लाइट डिनर है जी, जिसमें बिल्कुल। आपको ज़्यादा स्पाइस नहीं यूज़ करनी, जिसमें ज़्यादा ऑयल का इस्तेमाल नहीं है। आप वैसे भी चाइनीज़ कुजीन इंजॉय करते हैं तो आप देखते हैं कि वो फूड ज़्यादा जल्दी आपके स्टमक में डाइजेस्ट हो जाता है। इफ्तार की महफिल अधूरी लग रही है, एक और कप टपाल दानेदार का भी इंतजाम कर लें। बस कुछ देर और फिर इफ्तार के बाद चाय का पहला घूंट लेने का मजा ही कुछ और है। तो अब इसको करते हैं फ्राइंग स्टार्ट इसकी। और क्योंकि हम चिकन थाई यूज़ कर रहे हैं तो चिकन थाई को थोड़ा सा पकने में कंपेरेटिवली ज़्यादा टाइम लगता है, तो आपने ये चीज़ जो है वो देख लेनी है। अगर आप बोनलेस यूज़ करेंगे तो थोड़ा कुकिंग टाइम कम हो जाएगा, अगर आप थाई यूज़ कर रहे हैं तो उसका कुकिंग टाइम थोड़ा सा बढ़ जाएगा। तो चिकन थाई बेसिकली एक जूसी थोड़ा सा मीट होता है, तो उसका जो है चिकन बहुत अच्छा सा बनता है। तो मैं वैसे यही प्रेफर करूँगी कि आप जब भी हनी सेसमी चिकन बनाएं तो उसमें चिकन थाई का ही इस्तेमाल करें। लेकिन कुछ लोग होते हैं उनको थाई पीसेस पसंद नहीं होते, तो वो चिकन ब्रेस्ट के साथ भी इसको बना सकते हैं। और प्लस आप सी फूड में भी इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, आप इसको श्रिम्स के साथ भी बना सकते हैं। तो प्रॉन्स थोड़े से क्योंकि साइज़ में बड़े होते हैं तो इसलिए श्रिम्स जो है वो ग्रेवी के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। अच्छा, आपने इसको डाल के 1-8 मिनट जो है बिल्कुल छेड़ना नहीं, ताकि इसकी कोटिंग अच्छे से सेट हो जाए। जब कोटिंग सेट हो जाएगी ये ऑटोमेटिकली जो है फ्लोट करके ऊपर आ जाएगा। इस चीज़ का खास ख्याल रखना है कि ऑयल भी ज़्यादा गर्म मत हो जब आप इसके अंदर डाल रहे हो। नॉर्मल ऑयल गर्म हाँ जी, मीडियम टू लो फ्लेम पे होना को पकने का थोड़ा सा टाइम चाहिए। एग्जैक्टली। और ये जो है हमारा जितनी इसके अंदर कैपेसिटी है हम कोशिश करेंगे कि उतना जो है चिकन इसके अंदर डाल दें, ताकि जो है जी। और फिर हम मीनवाइल जितनी देर में हमारा चिकन फ्राई होगा उतनी देर में हम क्या करेंगे कि हम इसमें कर लेंगे गार्लिक राइस को रेडी कर लेंगे। गार्लिक राइस के लिए जो है मैंने बेसिकली राइस को जो है वो बॉईल करके रखा हुआ है। 90% राइस जो है हमारे रेडी है। सिंपल रेसिपी है बहुत। इसके अंदर आप ऐड कर सकते हैं बटर के साथ इसमें डालडा कुकिंग ऑयल जाएगा। साथ में इसके अंदर जो है गार्लिक हम फाइनली चॉप करके ऐड करेंगे। थोड़ा सा फाइनली इतना भी नहीं होना चाहिए कि वो बिल्कुल ही पेस्ट फॉर्म में बन जाए, थोड़े चंकी होना चाहिए। दूर दूर जब आपको गार्लिक का वो फ्लेवर आता है या आपके बाइट के अंदर गार्लिक आता है तो उसका बहुत अच्छा सा बिल्कुल ठीक है। अब ये होते हैं और साथ ही साथ हम राइस की जानिब आ जाते हैं। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे सबसे पहले बटर, और बटर के साथ हम इसके अंदर ऐड करेंगे डालडा कुकिंग ऑयल। आप इधर आ जी, सबसे पहले मैं इसके अंदर ऐड करूंगी तकरीबन। अच्छा, अब ये क्वांटिटी जो है आपके हिसाब से होगी, आप अपने हिसाब से अप एंड डाउन इसकी क्वांटिटी को कर सकते हैं। अगर आप मैं 1 kg के हिसाब से बना रही हूँ तो तकरीबन 4 टेबलस्पून के करीब जो है मैं इसके अंदर ऐड करूँगी बटर का, और साथ में जो है 1/2 कप के करीब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी ऑयल। ऑयल बेसिकली क्या करता है डालडा का कि वो आपके जो बटर को बर्न करने से बचाता है। नया सर्फ एक्सेल डीप एक्शन टेक्नोलॉजी के साथ ये जिद्दी गहरे दागों को कपड़ों की तह में जाकर खींच निकाले। जिद्दी दाग जैसे कि केचप, चाय, कॉफी, करी, सालन, चॉकलेट, आइसक्रीम वगैरह जो कपड़ों की तह में चले जाते हैं, नया सर्फ एक्सेल अपनी डीप एक्शन टेक्नोलॉजी के साथ इन जिद्दी गहरे दागों को कपड़ों की तह से खींच निकालता है। तो इन जिद्दी गहरे दागों से क्या डरना, सर्फ एक्सेल है ना। और मीनवाइल हम अपने चिकन पर भी निगाह रखेंगे कि वो फ्राई हो रहे हैं। अभी आपने उसकी साइड चेंज कर लेनी है ताकि वो दोनों तरफ से उसकी कोटिंग जो है प्रॉपर तरीके से फ्राई हो जाए। एग्जैक्टली। और ये बटर मेल्ट हो रहा है जैसे ही, तो साथ ही मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी गार्लिक को, और साथ साथ जो है बटर भी मेल्ट हो जाएगा और गार्लिक भी जो है हमारा ब्राउन होना स्टार्ट हो जाएगा। और जब भी राइस बनाएं कोशिश यही करें कि बर्तन जो है थोड़ा खुला लें ताकि उसमें जो है आपकी चीज़ अच्छे से कुक हो सके। अब आप ये देखें कि थोड़े थोड़े तो जो गार्लिक के चंकी पीस भी हैं इसके अंदर। हाँ, बिल्कुल प्रॉपर पेस्ट नहीं है। प्रॉपर पेस्ट नहीं है। गार्लिक जो है जैसे ही सौते होना स्टार्ट हो जाएगा तो अगर आप मुझे नजफ ब्लैक पेपर, सॉल्ट और चिकन पाउडर दे दें। ब्लैक पेपर स्पून भी दे दें, थैंक यू। इसमें जाएगी ब्लैक पेपर तकरीबन 1/2 टीस्पून के करीब। सॉल्ट इसमें जाएगा 2 टेस्ट अकॉर्डिंग टू, क्योंकि हमने राइस बॉईल करते हुए भी इसमें नमक ऐड किया था। साथ में हम इसके अंदर चिकन पाउडर, यस चिकन पाउडर चला जाएगा इसके अंदर
तकरीबन चिकन पाउडर का बड़ा अच्छा इसके अंदर फ्लेवर आता है, आप चाहे तो चिकन क्यूब भी भी डाल ऐड सकते कर हैं। सकते हैं। ठीक है। एग्जैक्टली। और इसको थोड़ा सा कुक करेंगे और उसके बाद मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी थोड़ा सा पानी। थोड़ा सा ये गोल्डन ब्राउन हो जाएगा तो हम इसके अंदर कर देंगे पानी ऐड, और साथ ही हम इसके अंदर ऐड कर देंगे थोड़ी सी सोया सॉस, और इसको फिर हम छोड़ देंगे 1 आध मिनट कुक करने के लिए। और फिर हम इसके अंदर अपने राइस डालेंगे, अच्छी तरीके से इसको टॉस करेंगे, इसके अंदर ग्रीन अनियंस ऐड करेंगे तो हमारे जो है गार्लिक राइस वो हो जाएंगे रेडी। नाज़रीन, हमारे जो राइस हैं वो इस वक्त स्टीम पर हैं, और स्टीम हम इस तरह दे रहे हैं कि तवा हमने नीचे रखा है, ऊपर हमने रखी है अपनी देचकी, यस, ताकि इक्वली वो जो हीट है वो सब राइस पर जा सके, कोई भी जले मत नीचे से। अच्छा, इसके लिए ना मैं यहाँ पे एक चीज़ ऐड ऑन ज़रूर जी, करना जी। चाहूँगी कि 1 डे पहले की राइस अगर कुक हुए होंगे उसका बहुत अच्छा रिजल्ट अच्छा? आता है। यस, जो फ्रेश बॉइल्ड राइस जब हाँ। आप करते हैं ना तो उसके अंदर थोड़ी सी टेंडेंसी होती है कि वो सॉफ्टर साइड पे जा सकते हैं, लेकिन ओके। 1 डे आपने जब बॉईल किए हैं पहले और 1 रात वो फ्रिज में रहे हैं तो राइस के अंदर अपने में कोई ग्रिप पकड़ लेता है राइस, तो जब आप उसको बनाते हैं तो आपका राइस बड़ा खिला खिला ये बनता तो है। आपने बहुत ही बेहतरीन टिप दिया खास ना। तौर पे जब आप गार्लिक राइस या एग फ्राइड राइस बनाएं उसके लिए। तो अब जबरदस्त। कर लेते हैं अपनी सॉस को रेडी। तो बिल्कुल। सॉस के लिए जो है मैं यहाँ से स्टोव को कर लूँगी ऑन, और इसके अंदर हम ऐड करेंगे तकरीबन बटर, और ये हम ऐड करें तकरीबन 1.5 टेबल स्पून के करीब, और साथ में मैं इसके अंदर ऐड करूँगी डालडा कुकिंग ऑयल। डाल दें इसमें थोड़ा सा, ताकि बटर जले मत। हाँ जी, ये इसके टिप अंदर है। यस 4 टेबल स्पून के करीब आप इसमें ऐड कर दें थोड़ा सा, और दैट्स इट। और आप जानते हैं जहाँ ममता वहाँ डालडा। डालडा में बनाया हुआ खाना हाइजेनिकली पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा है, हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा है। यस, अब ये हल्का सा जो है ये मेल्ट होगा तो हम राइट अवे जो है इसके अंदर सॉसेज ऐड करना चाहेंगे, स्टार्ट कर देंगे। अच्छा, एक चीज़ है, अगर आप चाहें तो अपनी सॉस के अंदर बेशक आप इसके अंदर इस टाइम में गार्लिक ऐड कर सकते हैं, ऑप्शनल है, करना चाहे तो कर ले, स्किप करना चाहे तो स्किप भी कर दें। अब हम सबसे पहले इसके अंदर ऐड करेंगे थोड़ी सी हमारी टमाटो केचप। टमाटो केचप जाएगी इसके अंदर तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून है। अब अच्छा वही बात है कि अकॉर्डिंग टू आपकी रेसिपी की क्वांटिटी कितनी है उस हिसाब से जो है हम इसके अंदर, इसमें हम स्पाइसी भी ऐड कर सकते हैं केचप, या सिर्फ ये ही आप चिली गार्लिक भी ऐड कर सकते हैं, वो ठीक भी है। इसका भी ऑप्शन है। साथ में इसके उसका भी अंदर option 2 से 3 टेबल स्पून भर के हम ऐड करेंगे सोया सॉस, इसके अंदर विनेगर जाएगा। ओके। साथ में अब बारी आ जाती है इसके अंदर स्पाइसेस की, तो स्पाइसेस के लिए हम इसके अंदर ऐड कर रहे हैं थोड़ी सी ब्लैक पेपर। अब आपने इसको कितना स्पाइसी रखना है ये आपकी अपनी पर्सनल चॉइस है। उसके बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे चिली फ्लेक्स। हम जरा अपनी टीम के लिए बनाते हैं, वो कम स्पाइसी खाते हैं। आप बहुत चाहे तो फरमाइशी प्रोग्राम जी, में हमने अनम को exactly। कहा है थोड़ा सा स्पाइस पे कम हाथ रखें। जी बिल्कुल। और उसके बाद क्योंकि मेरा हाथ बहुत खुला है स्पाइस में, तो इसलिए ऐसा इसके अंदर ही हम है। ऐड करेंगे बिल्कुल थोड़ी सी जो है वाइट पेपर। साथ में हम इसके अंदर ऐड करेंगे चिकन पाउडर। हम इसके अंदर सॉल्ट नहीं डाल रहे, वो इसलिए क्योंकि सारी सॉसेस के अंदर जो है सॉल्ट है। साथ में हम इसके अंदर ऐड कर देंगे हमारा चिकन पाउडर। इसके साथ इसके अंदर चला जाएगा चिली स्वीट चिली सॉस। ओके। इसका बहुत अच्छा सा जो है आपकी सॉस में एक फ्लेवर आ जाता है। और लास्टली हम इसके अंदर ऐड करेंगे हनी, क्योंकि हनी सेसमी चिकन है तो हनी के बगैर किस तरीके से हो सकता है, तो ये हम इसके अंदर हनी ऐड करेंगे, अच्छी तरीके से इसको कुक करेंगे। अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे थोड़े से सेसमी सीड्स, और थोड़े से हम रख देंगे जो कि डलेंगे ऊपर से Garnishing गार्निशिंग के लिए। के अंदर। देखें अब रजब को भी पता चल गया। क्या बात थोड़े से चिली फ्लेक्स और ऐड करेंगे क्योंकि स्वीट साइड पे ज़्यादा ना चला जाए इसलिए, और सॉल्ट थोड़ा सा ऐड करेंगे, दैट्स इट। और ये हमारी हनी सेसमी जो सॉस है सॉस वो है हो गई तैयार। है रेडी। और यहाँ से जो है एक्सेस कर लेते हैं। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे येलो बेल पेपर और साथ में जो है ग्रीन अनियन का वाइट पार्ट। ओके। ठीक है जी, ये इस तरह से चला जाएगा। और इसको डाल के आपने ज़्यादा देर कुक नहीं करना, राइट अवे ही हम अपना चिकन जो है इसमें ऐड कर देंगे और उसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। आपको बताते चलें, ऑलपर्स आपको 100% गुडनेस ऑफ मिल्क देता है। हाइजेनिकली पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप अपनी सुबह को बेहतरीन बना सकते हैं विद द ऑलपर्स मिल्क। और इसके साथ साथ ऑलपर्स जो है आपको फ्लेवर्ड मिल्क भी प्रोवाइड कर रहा है। ये हो गया हमारा हनी सेसमी चिकन जो है बिल्कुल रेडी। क्या बात है, जबरदस्त। ठीक है बहुत जी, खूब। अब मैं आ जाती हूँ इस तरफ। जी आ अपने जाइए। राइस की तरफ, और राइस की जो है कंडीशन देख लेते हैं। तो ये जो है हमारे राइस ज़बरदस्त किस्म के,
हो गए हैं रेडी हमारे गार्लिक राइस। आप चाहें तो इसके अंदर जो है वो भी ऐड कर सकते हैं, तब एग फ्राइड राइस भी ऐड कर सकते हैं, तो ये टोटली अप टू यू है। अगर आप मुझे वहाँ से ग्रीन अनियन दे देंगी जी ज़रूर। ये और अब हम इसके ऊपर ऐड करेंगे ग्रीन अनियन, वही थोड़ा सा बचाएंगे ताकि गार्निशिंग के लिए, क्योंकि हमें Yes. डिश आउट भी करना है। और इसको करेंगे। अच्छा, ग्रीन अनियन आपने अगर एक चीज़ देखी होगी तो मैंने बीच में बहुत थोड़ा सा ऐड किया है, ताकि जो है जब आप दम पे चावल को लगाएंगे तो उससे क्या होगा कि आपके जो है राइस और उसके साथ जब ग्रीन अनियन होगा तो उसका कलर बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। तो इसलिए आपने ये छोटी छोटी चीज़ें जो है वो फॉलो करते रहना है। और यहाँ से मैं कर लेती हूँ इसको थोड़ा सा हल्का, इसको थोड़ी देर हम और दम पे रखेंगे, लेकिन हम जो है इसको डिश आउट करने लगे। इसके लिए हम अपने प्लेटर ले लेते हैं। एक प्लेटर में हम अपना जो है चिकन ऐड करेंगे और एक में हम ऐड करेंगे अपने राइस, और राइस को अच्छी तरीके से जो है हम असेंबल कर देंगे। आप चाहे तो 1 सर्विंग भी कर सकते हैं, इट्स टोटली अप टू यू, जैसे आपको पसंद है उस हिसाब से आप इसको कर लें। और गार्लिक राइस मुझे इसलिए पर्सनली अच्छे लगते हैं कि वो बहुत लाइट होते हैं। लाइट होते हैं, एग्जैक्टली। तो ये जो है उनका कलर बहुत अच्छा होता है, फिर वो जो चिकन का अंदर फ्लेवर आता है जी, वो भी बहुत अच्छा और आपको लगता एक है। और बात बताऊं कि आप ये जो है गार्लिक राइस ब्रांड राइस के साथ भी बना सकते हैं। बिल्कुल उसके ठीक साथ है। भी जो लोग डाइट कॉन्शियस हैं तो वो ब्रांड राइस इस तरीके से भी बना सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग चाहते हैं कि वो रमज़ान के अंदर अपना वेट लॉस करें, तो आप ब्रांड राइस के साथ भी ये गार्लिक राइस बना सकते हैं, फिर साथ ये सॉस भी इंजॉय कर सकते हैं जो कि आपको प्रोटीन भी देगी और साथ डिफरेंट विटामिन्स और मिनरल भी देगी, क्योंकि इसके अंदर कुछ भी ऐसा नहीं है जो कैलोरी से रिलेटेड हो, फैट से रिलेटेड हो। बिल्कुल। और इसको कर लेते हैं अपनी डिश में आउट। और यहाँ से ये देखिए कितनी अच्छी आपकी येलो पेपर, जो बेल पेपर हमने इसके अंदर ऐड की है वो उसका कितना अच्छा सा जो है, थोड़ी सी ऊपर ऐड करेंगे। साइड्स को कर लेंगे अच्छी तरीके से क्लीन। और यहाँ से मैं टिश्यू ले लेती हूँ, ठीक है, और इसको कर लेते हैं क्लीन। और हमारा जो है हनी सेसमी चिकन हो गया है और रेडी। इतनी साथ में जो खुशबू है आ रही है रोज़ा, मुझे लग नहीं रहा था, लेकिन इतना मज़े का डिनर देख के मुझे लगने लगा है रोज़ा। चाहूँगी कि आप इसको अपने अफ्तार पे बनाइए, डिनर में बनाइए, अपनी फैमिली के साथ इंजॉय कीजिए, और 7 अप मिक्सेस के साथ आप अपनी अफ्तार को ट्विस्ट बना सकते हैं, मज़ेदार बना सकते हैं, कुछ मज़ीद फ्लेवर ऐड कर सकते हैं। तो नाज़रीन, ये था हमारा आज का अफ्तार। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा, क्योंकि आपका फीडबैक बहुत ख़ास है। हमें मालूम होता है कि आपको अच्छा लगा और क्या आप मज़ीद बनाने देखना चाहते हैं इस किचन के अंदर। तो आज के दिन के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। ब्रेक के बाद आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाजरीन, जिगर इंसानी जिस्म के सबसे अहम अज़ा में से एक है, जो हमारे जिस्म को डिटॉक्स करने, विटामिन्स को ज़ख़ीरा करने और हाजमे में मदद फराहम करने जैसे बेशुमार अहम काम अंजाम देता है। ताहम हमारी गैर सेहतमंद ग़िज़ाई आदत, नाकिस तर्ज़ ज़िंदगी और आलूदगी के नतीजे में जिगर मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार हो सकता है, जिसमें हेपेटाइटिस ए, बी और सी समेत दीगर जानलेवा बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। जिगर की खराबी की सबसे खतरनाक बात यह है कि ये खामोशी से नुकसान पहुंचाता रहता है, आपको डैमेज करता रहता है, और जब तक हमें इसका एहसास होता है तब तक काफ़ी नुकसान हो चुका होता है। जिगर के मुख्तलिफ अमराज, उनकी वजूहात, अलामात और इलाज पर गुफ्तगू कर लेते हैं। हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं माहिर अमराज जिगर व मैदा डॉक्टर इकरामुल हक साहब। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, खुशामदीद कहते हैं आपको। हमें ये बताइएगा कि जिगर इंसानी जिस्म में क्या किरदार अदा करता है? कुछ एक दो हमने भी बता दिए फंक्शन, और ओवरऑल ये हमारी मजमूई सेहत के लिए किस तरह से काम कर रहा होता है, कितना इंपॉर्टेंट है? देखिए, जिगर एक बहुत वाइटल ऑर्गन है, और अगर हम देखें तो जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स में सबसे बड़ा जिगर है, और इसके जो अगर हम बात करें छोटे बड़े फंक्शन तो ये सैकड़ों में हैं, लेकिन अगर मेजर की हम बात करें तो ये एक तो हमारा जो भी हम खाना खाते हैं उसके साथ इसका बहुत ज़्यादा रिलेशन है कि ये उसको फ़िल्टर करता है, डिटॉक्सिफाई करता है। इसके बाद ये बहुत इसेंशियल प्रोटीन्स बनाता है, जिसमें हमारे जिस्म में बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि
जिनमें क्लॉटिंग प्रोटीन्स हैं ख़ास तौर पे, या हमारे जिस्म में सबसे इंपॉर्टेंट जो एक एल्ब्यूमिन है, जो प्रोटीन है जो कि हमारे ब्लड के सारे निज़ाम को बेहतर करके रखती है। इसके अलावा इसकी कोऑर्डिनेशन है जो कि पूरे जिस्म के ऊपर उसका असर होता है, और अगर ये काम नहीं कर रहा तो फिर समझ लें कि पूरा जिस्म ही काम नहीं कर रहा। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी बताइए कि जिगर की खराबी की इब्तदाई अलामात क्या होती हैं, क्या सिम्टम्स होती हैं, और कब हमें पता चल जाएगा कि हमें जनाब अब डॉक्टर से रुजू कर लेना चाहिए? जैसे आपने भी जिक्र किया कि इसकी बीमारी की जो इब्तदाई अलामात हो सकता है कुछ भी ना हो, और बाज़ औक़ात ये होता है कि बड़ी नॉन स्पेसिफिक सी अलामात होती हैं, जैसे सिर्फ आपको थकावट हो रही है, आपकी भूख थोड़ी सी कम हो गई है, हो सकता है आपका वज़न गिर रहा है, ये इनिशियल तौर पे हो सकता है। लेकिन आम तौर पे जब जिगर की थोड़ी सी एडवांस स्टेज आती है तो उसमें ये होता है फिर कि आंखें पीली होना शुरू हो जाती हैं, उसके साथ पेट फूलना शुरू हो जाता है, मसल बिल्कुल वीक हो जाते हैं, और फैट जो है वो लॉस होना शुरू हो जाती है, और खून जो है वो निकलना शुरू हो जाता है, कहीं चोट लगे तो खून रुकता नहीं है, तो उसके बाद फिर ये अलामात आना शुरू हो जाती है। अच्छा ये बताइएगा कि जैसा कि हमें लगता है कि कुछ ऐसे फूड्स हैं जो कि हम खाते हैं, या कुछ ऐसी हमारी रूटीन है चटपटी चीज़ें खाना, क्या उसकी वजह से भी जिगर मुतासिर होता है? वो कौन सी ऐसी चीज़ें जो हम खाते हैं, इंटेक लेते हैं, जिसकी वजह से जिगर मुतासिर होता है? देखिए, इसमें अगर हम देखें तो जो आजकल अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड है, जिसके मतलब हम जंक फूड कहते हैं, जिसे हम आजकल डाइनिंग आउट का बहुत ज़्यादा रुझान है, ये ओवरऑल अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड ही जिगर की ख़राबी का बायस है। उसकी वजह ये है कि जैसे ही हमने जब हम नेचुरल फूड लेते हैं तो उसको एब्जॉर्ब होने में, हज़म होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, और जो ग्लूकोज की पीक है वो थोड़ा लेट आती है। जब हम अल्ट्रा प्रोसेस, ख़ास तौर पे जैसे मैदा है फॉर एग्जांपल, उसको जब हम कंज्यूम करते हैं तो उसकी डाइजेशन बहुत क्विकली होती है, और उसकी वजह से एक पीक आती है यकदम ग्लूकोज की। उसके लिए जो जिगर है उसको बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है उस पीक को नॉर्मलाइज करने के लिए इंसुलिन के साथ मिलके, तो वो एक मतलब बहुत बड़ा रोल है। इसके अलावा अगर हम खुराक की बात करें तो जो अनहाइजेनिक फूड है, जैसे स्ट्रीट फूड्स है, ये वायरल हेपेटाइटिस का बहुत बड़ा सोर्स है, और उसकी वजह से हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस ई जैसे जो मर्ज़ हैं ये जिगर के ऊपर हमलावर होते हैं, और वो एक बहुत बड़ा हमारे यहाँ वजह है जिगर के अमराज की। अच्छा डॉक्टर साहब, फैटी लीवर आजकल बहुत आम हो रहा है, मतलब मेरा ख्याल है कि अब जो आम इंसान है, जो इतना पढ़ा लिखा भी नहीं है, वो उस तक भी ये बात पहुंच चुकी हुई है। ये बताइए कि इसकी वजूहात क्या हैं, इसे क्या रिवर्स करना मुमकिन है? इसके ऊपर जो स्टबन फैट आ जाता है, क्या वो जा सकता है किसी तरीके से? ये बहुत अच्छा आपने पॉइंट रेज किया। देखिए, आजकल के दौर में जब से ये इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई है हम मशीनों में घिर गए हैं, हमारा काम कम हो गया है, तब से ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो कि हम फेस कर रहे हैं। अगर आप अमेरिका में देखें तो पहले हेपेटाइटिस सी था लिवर ट्रांसप्लांट की वजूहात में, और अब जो है वो फैटी लिवर आ गया नंबर 1 पे। सो इसकी वजह सबसे बड़ी है हमारा लाइफस्टाइल, लैक ऑफ एक्सरसाइज, और जो हमारी कैलोरिक इंटेक है वो बहुत ज़्यादा है। काम हम बिल्कुल नहीं करते हैं, मतलब इस हवाले से कि हमें एक्सर्शन नहीं करते हैं, पैदल कम चलते हैं। तो ये जो लाइफस्टाइल है इसकी वजह से फैटी लिवर जो है वो डेवलप होता है। और अगर आप पूछें कि जी रिवर्स हो सकता है, तो 100% हो सकता है। अगर आप 7 to 10% अपना बॉडी वेट कम करते हैं तो लिवर के अंदर जो फैट है दैट बिकम्स नॉर्मल इन लेस देन 5%। तो वो आप बिल्कुल इसको कर सकते हैं। कुछ तो आपने बताया कि एक्सरसाइज कर सकते हैं, आप अपना लाइफस्टाइल चेंज कर सकते हैं, जंक फूड छोड़ सकते हैं। और कौन सी ऐसी डाइट है जो कि बड़ी कारगर होती है? हम देखते हैं लोग डिटॉक्स ड्रिंक्स पी रहे होते हैं और इस तरह की चीज़ें पी रहे होते हैं। देखिए, अगर ऑनेस्टली मैं आपको साइंटिफिकली बताऊं तो कोई ऐसा ड्रिंक या कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसके आप लेने से आपको कोई जादू हो जाएगा। कोई कावे, कोई इस तरह के ड्रिंक्स कुछ भी नहीं है। ये चीज़ें आपको हेल्प आउट कर सकती हैं, आपको एक अच्छी डाइट मेंटेन करने में आपको हेल्प आउट कर सकती हैं। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं कि अगर हम एक चीज़ की बात करें वो है विटामिन ई। सिंपल जो विटामिन ई है, अब तक वो साइंटिफिकली प्रूवन है कि लिवर के अंदर जो डैमेज हो रहा होता है फैट डिपोजिशन की वजह से, उसको वो कम करता है, क्योंकि ये एंटीऑक्सीडेंट है। तो आप उसको सप्लीमेंट्स लेने चाहिए। एज ए सप्लीमेंट आप उसे ले सकते हैं, उसकी थोड़ी डोज ज़्यादा होती है। फॉर एग्जांपल हम जो रूटीन में लेते हैं उससे थोड़ी हाई डोज में लेते हैं, वो एक ऐसी चीज़ है जो कि लिवर की जो अंदर ऑक्सीडेशन हो रही होती है, जो स्ट्रेस आ रहा होता है, उसको कम कर सकता है। कोई ऐसी खुराक भी है जिसके अंदर ये मौजूद होती हो बहुत ज़्यादा? मतलब देखिए, जो हम रूटीन में इस्तेमाल करते हैं, दूध है, अंडा है, उसमें ये है। लेकिन इसकी जो सप्लीमेंट्स हैं जो आपको हाई डोज में लेनी है, वो रिकमेंडेड, वो आपको मतलब मेडिकली लेनी पड़ेगी। अच्छा, रोज़ों की बात कर लेते हैं कि रोज़े रखने से जिगर पर क्या असरात मुरतब होते हैं? जो ऑलरेडी अगर किसी को मरज़ है जिगर का, तो उसे क्या एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए रोज़े के दौरान? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, जो फैटी लिवर का जिसको अगर मसला है फॉर एग्जांपल, उसके लिए तो रोज़ा एक नेमत है, बिकॉज वो उसकी एक जो लिवर को जो काम करना पड़ता है, जैसे हम हर 2-4 घंटे बाद खाना खा रहे होते हैं तो उसे सुकून मिल जाता है, उसे थोड़ा रेस्ट का टाइम मिलता है, और वो अपने आप को रिकवर करने में उसे बड़ी हेल्प होती है। लेकिन जो
जिगर के दो मेन बीमारियां हैं जिनमें रोज़ादार को बड़ी एहतियात करनी होती है। उसमें एक तो है एक्यूट हेपेटाइटिस, जिसे हम पीला यरकान कहते हैं, जो यकदम आता है, आंखें पीली हो जाती हैं, भूख बिल्कुल कम हो जाती है, मरीज़ को वॉमिटिंग हो रही होती है। ये वो कंडीशन है जिसमें रोज़ा वो अगर रखेगा तो हो सकता है बीमारी बढ़ जाए, उसकी शुगर लो हो जाए, हो सकता है उसकी लिवर फेलियर की तरफ भी जा सकता है। ओहो। सो इसको बचना है। दूसरा जो लिवर सिरोसिस का पेशेंट है, जिसमें यानी जिगर सुकड़ जाता है, उनमें भी क्या होता है कि अगर वो एडवांस स्टेज है तो उसमें अगर रोज़ा रखेगा तो फिर भी प्रॉब्लम जो है वो बढ़ने के चांस हो सकते हैं। अच्छा, ये इफ्तार और सहरी में कौन सी ग़िज़ाएँ हैं जो कि जिगर के लिए बहुत फ़ायदेमंद होती हैं और कौन सी चीज़ें हैं जो कि बिल्कुल नहीं खानी चाहिए? जिस तरह आपने स्ट्रीट फूड का जिक्र किया, जंक फूड का जिक्र किया, इसके अलावा और कौन सी चीज़ें हैं? देखिए, हमारे यहाँ जो एक ट्रेंड है, जो ये पकोड़े, समोसे और फ्राइड चीज़ों का रोल बन रहे हैं, ये चीज़ें हैं, ये डेफिनेटली इनसे बचना चाहिए। और दूसरा जो ये आजकल चूँकि थोड़ा सा गर्मी का मौसम भी शुरू हो रहा है तो मशरूबात बहुत ज़्यादा होते हैं। चीनी जो है ना, ये भी जिगर के लिए कोई बहुत अच्छी चीज़ नहीं है। तो आप पानी पिएँ, सिंपल मतलब सादा पानी ज़रूर पिएँ, और आप दूध का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप फ्रूट्स ले सकते हैं। ये चीज़ें इस्तेमाल करने से डेफिनेटली फ़ायदा होगा। और जो प्रोसेस चीज़ें हैं, तली हुई चीज़ें हैं, वो जिगर के लिए अच्छा, अच्छी नहीं रोज़े की हालत में ना अक्सर हम पानी भी बहुत कम पीते हैं। पानी कम पीने की वजह से डिहाइड्रेशन होती है, तो उससे भी जिगर मुतासिर हो सकता है आपका? देखिए, ऑब्वियसली जब डिहाइड्रेशन होगी तो ब्लड परफ्यूजन सारे जो है वो ऑर्गन्स तक कम हो जाती है। तो पानी का इस्तेमाल करने से, ज़्यादा इस्तेमाल करने से हमारे हर ऑर्गन को ही फ़ायदा होता है। लेकिन अगर हम अगर देखें कि सबसे पहले क्या चीज़ स्ट्राइक करती है जब पानी कमी होती है, तो वो किडनीज़ है। किडनी सबसे पहले स्ट्राइक होते हैं जब हम बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेटेड होते हैं। लेकिन ऑब्वियसली इफेक्ट लिवर पे भी आता है। अच्छा, पानी ज़्यादा पीना भी नुकसानदेह हो सकता है? मतलब अगर बहुत ही ज़्यादा कोई पीना शुरू कर दे, जिसमें एक दो कंडीशन है जिसमें साइकोजेनिक पॉलीडिप्सिया उसे हम कहते हैं, कि लोग मतलब जग के जग पी रहे होते हैं। ऑब्वियसली वो भी, उसमें भी ये होता है कि हर चीज़ डाइल्यूट हो जाती है, मतलब जो हमारे नमकियात हैं उसमें कमी हो जाती है। ऑर्गन को अफेक्ट करता है अगर बहुत पानी पी रहे हैं? वो तो फिर ये है कि वो ब्लड के जो अंदर जो नमकियात हैं, फॉर एग्जांपल सोडियम है, पोटाशियम है, उनका कॉम्बिनेशन में कमी आ जाएगी। फिर वो ब्रेन को भी अफेक्ट करेगी, वो हार्ट को भी करेगी, वो किडनी को भी करेगी। वो अच्छा, फिर सब कर किसी सकती है। का जिगर डिस्टर्ब है तो वो उसका मैदा किस तरह से ख़राब कर रहा होगा? फिर खाने पीने में क्या मसाइल आते हैं? ये क्या किस तरह से ये चलती हैं चीज़? जिगर, देखिए, जिगर का एक अहम जो है काम वो है हाजमे के साथ उसका रिलेशन है। ख़ास तौर पे जो हमारी फैट्स की कंजम्पशन है, जो हम चर्बी वाली जो भी चीज़ें लेते हैं, उनमें जो उनका हाजमा है वो मुतासर हो जाएगा। उसकी वजह से जो है वो फिर मैदा भी ख़राब होगा, आपको इंडाइजेशन की अलामात आएंगी, आपको मैदे में दर्द हो सकता है, उसके साथ डायरिया के जो है प्रॉब्लम हो सकती है, मेल अब्जॉर्प्शन की प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये प्रॉब्लम आ सकती हैं। लेकिन आमतौर पे ये होता है कि जिगर जब टर्मिनल स्टेज में जाता है तो आमतौर पे ये ज़्यादा बिगाड़ आता है। इनिशियली आमतौर पे चीज़ें हजम हो रही होती हैं। तो इसलिए अगर अच्छा, एक और यहाँ पे बड़ी मज़े की बात है कि जो जिगर के मरीज़ हैं, वो हमारे यहाँ, जो मैं चाहता हूँ कि एक पैगाम जाए, वो बहुत सारी चीज़ें खुद अपने लिए बंद कर देते हैं कि जी ये गर्म है, ये ठंडा है, जी गोश्त का इस्तेमाल नहीं करना, मीट का इस्तेमाल नहीं करना, प्रोटीन का इस्तेमाल नहीं करना। तो नॉर्मल प्रोटीन इनटेक रेकमेंडेड होता है। मैं बात कर रहा हूँ बेसिकली लिवर सिरोसिस के पेशेंट्स की, जो जैसे हेपेटाइटिस बी या सी की वजह से जो जिनका जिगर सुकर जाता है उनमें। तो वो अपने ऊपर पहले ही उनका जिगर काम नहीं कर रहा होता, उनकी फ़ैट लॉस हो रही होती है, उनके पट्टे बिल्कुल श्रिंक हो रहे होते हैं, फिर ऊपर से अपना गोश्त, चिकन, हर चीज़ बंद कर देते हैं वो। तो उसकी वजह से उनकी बीमारी और ज़्यादा तो मशवरा यही है कि मॉलेज के जो है ना, आप उनसे कंसल्ट करें और उनकी जो हिदायत है उसके मुताबिक अमल करें और फिर आप सब कुछ ले सकते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त का। यहाँ वक्त हो गया ब्रेक का, और ब्रेक के बाद दोबारा आपसे मुलाकात होगी। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में शामिल करते हैं सेगमेंट इस्लामी तहजीब व तारीख, जिसमें हम कदीम तहजीबों और अंबिया की सरजमीन इराक की तारीख पर बात कर रहे थे। गुफ्तगू के उस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं इराक से ताल्लुक़ रखने वाली उन अजीम मुसलमान शख्सियात के बारे में जिन्होंने तारीख़ आलम पर अपने गहरे नकूश छोड़े। हमारे साथ मौजूद हैं रिसर्च स्कॉलर सैयद फहद अली कासमी साहब। कासमी साहब, इराक की कदीम तारीख पर हम बात कर चुके हैं। ये बताइएगा कि इस्लाम की आमद ने इस अजीम और कदीम खित्ते पर क्या असरात मुरतब किए और इस सिलसिले में किन मुस्लिम शख्सियात ने अहम किरदार अदा किया? हमारी हिस्ट्री का ये जो सेगमेंट है अपनी कल्मिनेशन को पहुंच रहा है और हमने बहुत से ममालिक के ऊपर कॉन्वर्जेशन की और कोशिश की कि ख़ास तौर पे नौजवानों को बताया जाए कि हमारा जो ग्लोरियस पास्ट है उसमें कैसे कैसे कारहाय नुमायाँ हमारे असलाफ ने सरअंजाम दिए। आज हम इराक पे कॉन्वर्जेशन कर रहे हैं और ख़ास तौर पे इराक को एक ख़ास डायमेंशन के साथ हम अप्रोच करेंगे, मगर आगाज़ में हज़रत अली हजवेरी का वो कॉल हमारे पेश नज़र रहता है, सुनने वाले का मकाम बोलने वाले से बढ़कर है, क्योंकि जो सुनता है वह रब ताला की रज़ा के लिए सुनता है,
जो बोलता है कभी रब की रज़ा के लिए बोलता है, बहुत दफ़ा अपने को राज़ी कर रहा होता है। इस अज़्म और इस दुआ के साथ कि मेरा बोलना, हम सबका सुनना परवरदिगार की रज़ा के लिए हो, आइए अपनी कॉन्वर्जेशन को शुरू करते हैं। ख़वातीन और हज़रात, इस सेगमेंट के अंदर जहाँ पर मुख्तलिफ ममालिक के हवाले से बात हुई तो हमने इराक़ के ऊपर भी बहुत सी कॉन्वर्जेशन की और हमने आपके साथ शेयर किया कि जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम और दीगर अम्बिया यहाँ पर मौजूद थे। हारूत मारूत के कुएँ की भी यहाँ पर बात हुई। मगर इराक़ में इस्लाम कैसे आया, तो ख़ास तौर पर हम जनाब उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में अगर पहुँचें तो जनाब फ़ारूक़ी आज़म के दौर में इराक़ को फ़तह किया गया। इराक़ उस दौर में इरानियन एम्पायर का पार्ट था और यहाँ पर फिर मुसलमानों ने मुस्तकिलन अपना एक कंट्रोल कायम किया और जंग कादसिया ख़ास तौर पे बहुत मशहूर जंग है। और जनाब उमर फ़ारूक के दौर में कूफ़ा शहर को आबाद किया गया। कूफ़ा बुनियादी तौर पे एक छावनी थी, एक कैंट था, यहाँ पर मुसलमान फ़ौज रहा करती थी। और फिर कूफ़ा एक बहुत बड़ा कल्चरल, इंटेलेक्चुअल, स्पिरिचुअल सेंटर बना मुसलमानों का। और फिर जैसे हम तारीख़ में आगे बढ़ते हैं तो खलीफा चहारम हज़रत अली उल मुर्तज़ा शेर खुदा करम अल्लाह वजहो ने कूफ़ा को अपना कैपिटल बनाया। उस दौर के हालात कुछ ऐसे थे कि आपने ये मुनासिब समझा कि स्पिरिचुअल सेंटर को पॉलिटिकल सेंटर से अलहदा किया जाए ताकि जो पॉलिटिक्स के मामलात हैं वो किसी और शहर में हों और हमारी जो रूहानी असास है, एजाज़ मुक़द्दस, वो प्रोटेक्टेड रहे। तो हज़रत अली उल मुर्तज़ा इराक़ तशरीफ़ लाए और अपनी शहादत तक वो इराक़ में ही मौजूद रहे और कूफ़ा आपका कैपिटल था। कूफ़ा में हज़रत अली उल मुर्तज़ा के यादगार खुतबात, उनके यादगार फ़ैसले, उनकी हिकमत व दानाई से भरपूर नसीहतें और कूफ़ा के अंदर हज़रत अली उल मुर्तज़ा का गश्त, हज़रत अली उल मुर्तज़ा का लोगों के साथ मामलात करना, वो एक बहुत बड़ी तारीख़ है। आपके कुछ मशहूर खुतबे हैं और एक मशहूर खुतबा जो आपने इरशाद फरमाया था वो बसरा के करीब आपने इरशाद फरमाया था, जिसमें आपने अपने बाबुल इल्म होने का इजहार किया था और कहा था कि पूछ लो अली आसमान के रास्तों को, ज़मीन के रास्तों से ज़्यादा जानता है। और ये कूफ़ा ही है जहाँ पर हज़रत अली उल मुर्तज़ा ने जामे शहादत नोश किया, मस्जिद कूफ़ा के अंदर। हम तारीख़ में आगे चलें तो इराक़ को ख़ास तौर पर अहलुल बैत से निस्बत है और वाक़या करबला हक़ व बातिल का अज़ीमुश्शान मार्का यहाँ पर मंजर आम पे आया और हमने देखा कि किस तरह से नवासे रसूल इमाम अली मकाम इमाम हुसैन ने यजीदियत का मुकाबला किया और फॉर टाइम आपने फॉर फ्यूचर जनरेशन्स आपने हक़ के अलम को ऐसा बुलंद किया कि यजीदियत आज एक गाली है। तो करबला के मैदान में यह मार्का सजा था जहाँ पर एक तरफ 72 अफराद थे, दूसरी तरफ हज़ारों की फ़ौज थी। तो आज भी इराक़ में जो लोग जाते हैं वो देखते हैं कि वो हिस्टोरिकल पॉइंट्स मौजूद हैं जहाँ पर इमाम अली मकाम ने खुतबा दिया, जहाँ पे इमाम अली मकाम के ख़ानदान और उनके असहाब की शहादतें हुई, जहाँ पर हज़रत ज़ैनब ने इमाम अली मकाम को जिहाद करते हुए देखा। वो सारे मकामात आपको इराक़ में नज़र आते हैं। और अगर हम मज़ीद आगे बढ़ें तो इराक़ को ख़ास तौर पर सूफिया कराम उरफा के साथ एक निस्बत हासिल हुई और ये काफ़िला चलता है। अगर हम बसरा की बात करें तो हज़रत हसन अल बसरी जो कि खैरुत ताबईन में से हैं, हज़रत अली उल मुर्तज़ा के बराह रास्त शागिर्दों में से हैं, हज़रत कुमैल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु व रहमतुल्लाह अलैह हज़रत अली के शागिर्दों में से हैं। तो ये दोनों तसव्वुफ़ और इरफान की ट्रेडिशन का आगाज़ करने वालों में हैं। इसी तरह हम आगे चलते हैं तो बगदाद शहर जो बाद में मुसलमानों ने डेवलप किया और जो इल्म फ़ज़ल का एक बहुत बड़ा मरकज़ था अपने दौर का, वो एक बहुत बड़ा कॉस्मोपॉलिटन भी था और यूनिवर्सिटी टाउन भी था, इल्म फ़ज़ल का मरकज़ था, तो वो भी तसव्वुफ़ का भी मरकज़ बना। और हम देखते हैं कि ये कदावर शख्सियात हबीब अल अजमी जो कि हसन अल बसरी के शागिर्दों में से थे, मुरीदीन में से थे, दाऊद ताई जो हबीब अल अजमी के शागिर्दों में से थे, मारूफ अल करखी, सरी सख्ती और सैयद ताइफा शेख जुनैद अल बगदादी रहमतुल्लाह अलैह, ये वो तसव्वुफ़ की पर्सनैलिटीज़ हैं जो आज तक दुनिया भर में ग्लोबल रिकग्निशन रखती हैं।
और इसी तरह इराक़ के अंदर हमारे जो फ़ुक़हा थे बड़े बड़े, इमाम अबू हनीफ़ा यहाँ पर दफन हुए, इमाम अहमद बिन हम्बल यहाँ पर दफन हुए और इनको इराक़ से ख़ास तौर पर निस्बत रही। लेकिन इराक़ में दीगर आइमा अहले बैत के मकामात भी हमें मिलते हैं, जिनमें ख़ास तौर पर इमाम मूसा इब्न अल जाफ़र, इमाम तकी, इमाम नकी, इमाम हसन अस्करी, तो इनके मकामात भी वहाँ पर मौजूद हैं। तो ये एक रिच ट्रेडिशन, एक रिच हेरिटेज, जहाँ पर आपको हज़रत अली उल मुर्तज़ा, अहलुल बैत, सूफिया इकराम और इल्म व फ़ज़ल के ऐसे ऐसे नकूश मिलते हैं कि तारीख़ दंग है। लेकिन आज की इस कॉन्वर्जेशन को हम ख़ास तौर पर एक हस्ती के साथ मंसूब करना चाहेंगे जिसको दुनिया में गौसे आज़म कहा जाता है, यानी हज़रत सैयद शेख अब्दुल कादिर जीलानी अल हसनी वल हुसैनी। आपका मज़ार पुरअनवार भी बगदाद में है और आपको बिलाशुबा सूफिया का, औलिया कामिलीन का इमाम समझा जाता है। और आपके जो वर्क्स हैं जिनमें फतूहुल गैब शामिल है, सिरुल असरार शामिल है, ख़ास तौर पर तौहीद का ऐसा बयान है शेख अब्दुल कादिर जिलानी के खिताबात में, उनकी किताबों में, उनके कलाम में, कि आपको दुनिया में कहीं इसकी और नज़ीर नहीं मिलती। शेख अब्दुल कादिर जिलानी गो के गिलान में पैदा हुए थे, मगर बहुत बचपन में आप बगदाद की तरफ आज़िम सफ़र हुए और किस तरीके से बचपन में ही आपने सच बोला और सच बोलकर वो मशहूर वाक़या आपके सबके पेश नज़र होगा कि जिसमें डाकुओं को आपने उनकी तौबा का बाइस बने। तो शेख अब्दुल कादिर जिलानी बचपन में बगदाद में आए, आपने बहुत सी रियाजतें की, मुजाहिदात किए, कुरान हकीम, अहादीस से नबवी की आपने तालीमात को इम्बाइब किया और फिर वो मरहला आया और फिर वो वक्त आया कि बगदाद जो थी वो आपकी सीट ऑफ लर्निंग से एक सीट ऑफ लेक्चर बनी। और रवायात में ये आता है कि हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी को ख्वाब में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई। इस हाल में ज़ियारत हुई कि आपके साथ शेर खुदा हज़रत अली उल मुर्तज़ा थे। सरकार दो आलम ने हुक्म दिया, अब्दुल कादिर खिताब किया करो, लेक्चर दिया करो। शेख अब्दुल कादिर ने फरमाया, हज़रत मैं अरबी नहीं हूँ, अजमी हूँ, अरबी मेरी ज़बान पर उस तरह चलती नहीं है, मैं अरबी उस अंदाज में बोल नहीं पाता। अपने माजूरी का इजहार फरमाया। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 7 दफ़ा लवाबे दहन हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी को इनायत फरमाया और फिर हज़रत अली उल मुर्तज़ा को हुक्म दिया कि आप भी इनायत फरमाएं। हज़रत अली उल मुर्तज़ा ने आउट ऑफ रिस्पेक्ट 6 मरतबा हज़रत अब्दुल कादिर जिलानी को बरकत इनायत फरमाई। जब हज़रत अब्दुल कादिर जिलानी बेदार हुए और आप अपने मिंबर पर फाइज हुए, आपने खिताब शुरू किया। आपके कलाम में वो तासीर थी, वो बरकत थी। रब्बुल इज़्ज़त की जब आपने पाकी और हम्द बयान की तो लोगों पर ऐसा खौफ, ऐसी खशियत इलाही तारी हुई कि बगदाद में 70 जनाजे उठ गए। शेख अब्दुल कादिर जिलानी को आज वेस्ट एक्नॉलेज करती है। आपकी ज़ात पर PhD डिसर्टेशंस होती हैं, एमफिल्स होते हैं, कैम्ब्रिज में, हाइडलबर्ग में, हार्वर्ड में। ही इज़ द फेस ऑफ मुस्लिम मिस्टिसिज्म और उनकी कंट्रीब्यूशन है कि उनका इन्फ्लुएंस आज हम बड़े सगीर तक और एक तरफ अफ्रीका तक महसूस करते हैं। अल्लाह ताला हमारे असलाफ की रूहों पर खैर व बरकत का मामला फरमाए और जिस तरह से इन्होंने अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फॉलो किया, हम सबको भी अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात अपनाने का शरफ इनायत फरमाए। ये हमारी छोटी सी कोशिश थी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी और हमारी यूथ ख़ास तौर पर इसको एंजॉय करेगी और हमारे असलाफ के साथ अपने कांटेक्ट को, अपने कनेक्शन को इंशाल्लाह रिवाइव करेगी। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक इनायत फरमाए। थैंक्स अ लॉट उज़ैरन जन्नत। इराक से ताल्लुक़ रखने वाली अजीम शख्सियात के बारे में हमें सैयद फहद अली काज़मी साहब बता रहे थे। सर बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम में वक्त हुआ है ब्रेक का। ब्रेक के बाद दोबारा से हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए सदाए रमज़ान। आकाए दो जहां, सरवरे कौनैन, खातिमुल अंबिया हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में गुलहाय अकीदत पेश करने के लिए इस वक्त हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं सनाखान मुस्तफ़ा ज़िशान इलाही साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। तो आज हमें आप क्या सुनाएंगे? जी मैं
मदीना शरीफ के हवाले से खूबसूरत कलाम है। बिस्मिल्लाह। नेमते बेबदल मदीना है, नेमते बेबदल मदीना है, हर उदासी का हल मदीना है, हर उदासी का हल मदीना है। वो घर बैठे ही मिलता है जो लिखा हो मुकद्दर का, वो घर बैठे ही मिलता है जो लिखा हो मुकद्दर का, जो किस्मत में न लिखा हो वो मिलता है मदीने में, नेमते बेबदल मदीना है, और बेतलब भीख यहाँ मिलती है आते जाते, ये वो दर है कि जहाँ दिल नहीं तोड़े जाते, नेमते बेबदल मदीना है। और ज़ब्ते जज्बात लाज़मी है यहाँ, ज़ब्ते जज्बात लाज़मी है यहाँ, ऐ मेरे दिल संभल मदीना है, ऐ मेरे दिल संभल मदीना है। गर्दे रहा झाड़ने की सोचता है, गर्दे रहा झाड़ने की सोचता है, इसको चेहरे पे मल मदीना है, इसको चेहरे पे मल मदीना है। दोस्त ये एहतमाम आक्स कशी, दोस्त ये एहतमाम आक्स कशी, खुद से बाहर निकल मदीना है, हर उदासी का हल मदीना है। क्या शानदार अंदाज में ज़िशान साहब आपने कलाम पेश किया है। अब किसी चीज को खातिर में ना लाया जाए,
अब किसी चीज को, अब किसी चीज को खातिर में न लाया जाए, बस हमें ज़िक्र-ए अली आज सुनाया जाए, बस हमें ज़िक्र-ए अली आज सुनाया जाए। ये ज़रूरी तो नहीं आग से जल जाए बशर, ये ज़रूरी तो नहीं आग से जल जाए बशर, ज़िक्र हैदर भी कलेजों को जला देता है, बस हमें ज़िक्र अली आज सुनाया जाए। अब किसी चीज़ को और कुछ बात बसर ज़िक्र-ए अली में कर लूं, और कुछ बात बसर ज़िक्र-ए अली में कर लूं, कुर्राए अर्ज़ को आहिस्ता घुमाया जाए, कुर्राए अर्ज़ को आहिस्ता घुमाया जाए, बस हमें ज़िक्र-ए अली। और ये शेर बड़ा खास है, सुनिएगा। जब किसी जंग में मुश्किल पसे मुश्किल आए, जब किसी जंग में मुश्किल पसे मुश्किल आए, जब किसी जंग में मुश्किल पसे मुश्किल आए, फिर नबी कहते के हैदर को बुलाया जाए, बस हमें ज़िक्र-ए अली आज सुनाया जाए। अब किसी चीज़ को मौला की बारगाह में आपने बड़ी खूबसूरत मनकबत पेश की और यकीनन ये मकबूल बारगाह होगी। बहुत शुक्रिया ज़ीशान साहब आपके वक्त का। नाज़रीन, दुनिया की हकीकत क्या है? दौलत, जायदाद, इक़्तिदार, क्या यही सब कुछ है या फिर असल कामयाबी किसी और चीज़ में है? तारीख़ इंसानी गवाह है कि दुनिया का मालो मता ना हमेशा किसी के पास रहा, ना हमेशा किसी के काम आया। असल कामयाबी वही है जो नस्लों को संवार दे, जो दिलों में सुकून और आखिरत में कामयाबी दे। इसी हवाले से मेजर जनरल रिटायर्ड मोहम्मद आरिफ पढ़ाइच अपनी किताब मेरा रब मेरा दोस्त में एक ईमान अफरोज़ वाक़या नकल करते हैं। वो लिखते हैं कि हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ जब फौत हुए तो उनके वरसा में 11 लड़के और 17 दिनार थे, जिनमें से 5 दिनार का कफन लिए कपड़ा ख़रीदा गया और 2 दिनार कब्र के लिए ज़मीन खरीदी गई और बकिया दिनार लड़कों में तकसीम कर दिए गए। इसी तरह हशाम बिन अब्दुल मलिक ने बवक्ते वफ़ात 11 लड़के छोड़े तो हर एक के हिस्से में बाप के तरके से 10-10 लाख दिरहम मिले। बस मैंने उसके बाद उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ की औलाद में से एक को देखा कि इसने जहाद फ़ी सबीलिल्लाह के लिए 100 घोड़े भेजे, जबकि हशाम की औलाद में से एक को भीख मांगते देखा। अलामा लिखते हैं कि ये वाक़या बाइसे हैरत नहीं, क्योंकि हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ ने अपनी औलाद को अल्लाह करीम के सपुर्द किया था और अल्लाह करीम ने उन्हें गनी कर दिया, जबकि इसके बरअक्स हशाम ने अपने बेटों को
दुनिया के सपुर्द किया और अल्लाह करीम ने उन्हें हकीर कर दिया। हुजूरी हुक्म है दुनिया को कि वो हकीर उसको करे जो इसको चाहे। नाजरीन, ये सबक आज के दौर में भी इंतहाई अहम है। हम अपने बच्चों के लिए मालो दौलत और ऐशो इशरत का तो बंदोबस्त करते हैं, लेकिन क्या हम उन्हें अल्लाह पर भरोसा, तकवा और सादा जिंदगी का दर्स देते हैं? क्या हम उन्हें दुनिया के सपुर्द कर रहे हैं या फिर अल्लाह के सपुर्द? यही वो सवाल है जिस पर हमें गौर करना चाहिए, क्योंकि दुनिया सिर्फ उसी को हकीर करती है जो दुनिया के पीछे भागता है। इसी खूबसूरत पैगाम के साथ मुझे जन्नत जमशेद और उज़ैर मलिक को सदाए रमज़ान की खुसूसी ट्रांसमिशन से इजाज़त दीजिए। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।